नमस्कार साथियों, मैं बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर राजस्थान से। आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं हिंदी के ही एक विषय पर। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा ज्ञान सुधा सक्सेस साथी जो यूट्यूब चैनल चलाया गया है विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु, उस पर आपका स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम एक बार फिर बात करने वाले हैं हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर। इससे पहले हम एक वीडियो में उस पर बात कर चुके हैं, उसी का यह दूसरा भाग है। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक होगा कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विशेष रूप से रीट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास को लेकर जो पहले भाग में हमने बात की थी वह थी रंगशाला पर, रंगमंच, जन रंगमंच, हिंदी रंगमंच का विकास और व्यावसायिक रंगमंच और अव्यावसायिक रंगमंच। इन बिंदुओं को हम स्पर्श कर चुके हैं। अब हम इससे आगे बात करते हैं हिंदी नाटक के उद्भव और विकास भाग 2 में। इस भाग में हम बात करने वाले हैं हिंदी रंगमंच के बारे में। हिंदी रंगमंच कैसे आगे बढ़ा, भारतेंदु जी का क्या योगदान रहा और अभिनय कला का केंद्र क्या था, अभिनय कला का पतन कैसे हुआ, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी रंगमंच की क्या स्थिति थी और हिंदी नाटक के संक्षिप्त इतिहास पर बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी रंगमंच के बारे में। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से पारसी रंगमंच जो है वो उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या कमियां थी और उसने किस प्रकार से आगे नाटक को प्रभावित किया। तो हिंदी रंगमंच पर जब हम बात करते हैं तो पारसी नाटक कंपनी की प्रतिक्रिया के संबंध में भारतेंदु जी लिखते हैं कि वाराणसी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में जब शकुंतला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यंत खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ रख कर मटक मटक कर नाचने और पतरी कमर बल खाए यह गाने लगे तो डॉक्टर थीबो, बाबू प्रेमदास मिश्र इत्यादि विद्वान यह कहकर उठकर चले गए कि अब देखा नहीं जाता। यह लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं। तो ये पंक्तियाँ भारतेंदु जी द्वारा रचित ये पंक्तियाँ हमें दिखाती हैं, हमें उस समय की स्थिति को बताती हैं कि किस प्रकार पारसी नाटक में जो भोंडे प्रदर्शन थे उससे क्षुब्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी रंगमंच की स्थापना की। भारतेंदु जी के अनुसार अव्यावसायिक रंगमंच पर हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जानकी मंगल था। 1868 ईस्वी में यह अभिनीत किया गया। उसी समय कानपुर में भारतेंदु ने जो नाटक था वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, इनका भी सफलतापूर्वक अभिनय किया गया। फिर भी इन पर पारसी अभिनय कला का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। तो जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बिंदु को हमें समग्रता से देखना है, विश्लेषण करना है, अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है। और जब हम समग्रता से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पारसी कंपनियों में जो नाटक था, जो नाटक खेले या जो वो नाटक खेलते थे, रंगमंच पर अभिनय करते थे, उसमें क्या कमियां थी जिसके कारण हिंदी विद्वान जो दल है वो इतना उद्वेलित हुआ कि उसने अपनी तरह से नाटकों को लिखना और मंचित करना प्रारंभ किया। भारतेंदु के समय देश के बहुत सारे नगरों में अव्यावसायिक रंगमंचों की स्थापना की गई। वाराणसी में नागरी नाटक मंडली, भारतेंदु नाटक मंडली, काशी नाटक मंडली, कविता वर्धिनी सभा, बनारस थिएटर आदि इस तरह के बहुत सारे रंगमंच थे जिनकी स्थापना हुई और जो अव्यावसायिक थे। और जानकी मंगल हमने पहले भी उल्लेख किया है, जानकी मंगल नाटक का अभिनय भी बनारस थिएटर द्वारा ही हुआ था 1868 में। इस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका स्वयं भारतेंदु जी ने निभाई थी और काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप का मंचन
कविता वर्धनी सभा द्वारा 1880 में हुआ था। ये सारी चीज़ें नाम सहित सन सहित हमें याद रखनी होंगी और यही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। भारतेंदु नाटक मंडली ने अपने मंचन में जो शिष्ट अभिनय कला का परिचय दिया, क्योंकि वो उद्वेलित थे, वो पीड़ित थे पारसी नाटक कंपनियों द्वारा किए जा रहे भोंडे प्रदर्शन से। तो निश्चित रूप से उनके जो रंगमंच पर जो नाटक अभिनीत किए गए उसमें एक शिष्ट अभिनय कला थी। नागरी नाटक मंडली ने महाभारत, पांडव प्रताप, महाराणा प्रताप आदि नाटकों का अभिनय किया और इसके संरक्षक जो थे वो राजा मोती चंद थे। हिंदी रंगमंच के विकास में इलाहाबाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 1870 में एक अभिनय मंच आर्य नाट्य समाज की स्थापना की गई। इस मंच द्वारा रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक का मंचन हुआ था। अन्य नाट्य संस्थाएं थी रेलवे थिएटर, रामलीला नाटक मंडली। रेलवे थिएटर में हिंदी एवं बंगला दोनों भाषाओं के रंगकर्मियों का प्रत्यक्ष सहयोग और समर्थन था। और 1898 में रामलीला नाटक मंडली की स्थापना की गई थी। इस मंडली ने अपना पहला मंचन माधव शुक्ल के नाटक सीए स्वयंवर का किया। यह मंडली अभिनय के माध्यम से तत्कालीन भारतीय राजनीति की निंदा भी करती थी। 1907 में इस मंडली का विभाजन हो गया, परंतु पुनः 1908 में इसका मेल हो गया और माधव शुक्ल जो हैं उन्होंने हिंदी नाट्य समिति की स्थापना की। इस संस्था ने ही राधा कृष्ण दास के नाटक महाराणा प्रताप का सफल मंचन किया था। इसी संस्था ने 1915 में महाभारत नाटक का भी मंचन किया। तो इस नाटक के अभिनय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिव पूजन सहाय ने लिखा था कि प्रत्यक्षदर्शी के नाते मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि आज तक मैंने किसी हिंदी रंगमंच पर वैसा सफल और प्रभावशाली अभिनय नहीं देखा। तो वाराणसी और इलाहाबाद के बाद हिंदी रंगमंच का तीसरा केंद्र कानपुर था। ये चीज़ें हमें थोड़ा नोट करके रखनी होंगी कि वाराणसी में कौन कौन सी संस्थाएं थी, इलाहाबाद में कौन सी थी, और अब तीसरा जो केंद्र था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह कानपुर था। यहाँ भारतेंदु के नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया जाता था। कानपुर के प्रमुख हिंदी रंगमंच की स्थापना राम नारायण त्रिपाठी ने की थी। भारत मनोरंजनी सभा जिसके संस्थापक प्रताप नारायण मिश्र थे, इसके द्वारा बहुत से नाटकों का अभिनय किया गया जिसमें हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र का था, देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा रचित जय नारसिंह था, अंबिका दत्त व्यास का गोस्कंठ था। इस तरह के बहुत से नाटक अभिनीत किए गए और एक अन्य संस्था रसिक समाज ने भी अनेक नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया था। इन तीन स्थानों के अतिरिक्त झांसी में, मुरादाबाद में, बलिया में भी हिंदी रंगमंच सक्रिय था। बलिया की नाट्य संस्था जो थी वो बलिया नाट्य समाज से नाम से काम करती थी। और बिहार प्रांत में भी हिंदी रंगमंच फल फूल रहा था, जिसमें मुख्य थे पटना नाटक मंडली और मुजफ्फरपुर की धर्म रक्षणी सभा। इस तरह की और भी संस्थाएं थी। प्रोफेसर राजनाथ शर्मा ने लिखा है कि हिंदी रंगमंच के इन प्रयासों की सबसे बड़ी देन यह थी कि इन्होंने पारसी नाटक कंपनियों की निम्न स्तरीय रंगमंचीय अभिनय कला, भड़कीली साज सज्जा, चमत्कार प्रदर्शन, अश्लील, कुरुचिपूर्ण, बाजारू नृत्य गान आदि दुर्गुणों को दूर कर हिंदी रंगमंच में सुरुचि, स्वाभाविकता, श्रेष्ठ अभिनय कला की स्थापना की। कथा वस्तु के लिए इनके द्वारा साहित्यिक नाटक ही चुने जाते थे और पारसी प्रेम कथाओं का हिंदी रंगमंच से एक तरह से पूरी तरह बहिष्कार हो गया था। तो इस काल के साहित्यकार नाटक लिखने एवं उनके सुरुचिपूर्ण अभिनय के प्रति समान रूप से जागरूक थे सभी नाटक अभिनेता और साहित्यकार। इन लोगों के प्रयत्न से शिक्षा संस्थानों में भी नाटकों का अभिनय करने की रुचि बढ़ी। स्कूलों में, कॉलेजों में भी नाट्य समितियों की स्थापना होने लगी, परंतु अपने सीमित आर्थिक और साधनों के अभाव के कारण रंगमंच का पूरा विकास नहीं हो सका। यह विकास न होने का एक कारण तत्कालीन शिक्षा नीति भी थी,
जो अंग्रेजों द्वारा संचालित थी और अंग्रेजों की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नाटकों का अभिनय पसंद नहीं था। अंग्रेजों को कैसे पसंद होगा? इसलिए शिक्षा संस्थाएं अभिनय को प्रोत्साहित नहीं करती थी। प्रशासन का, राजा का, शासन का वरदहस्त न होने के कारण वहाँ पर जो शिक्षा संस्थाएं जो हैं वो इस तरह की अभिनय कला को प्रोत्साहित नहीं की थी, क्योंकि राजा की निंदा करना जो है वो अपराध मान लिया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में हिंदी रंगमंच के प्रति जो उत्साह था, सक्रियता थी, वो द्विवेदी युग में नहीं थी। द्विवेदी युग में लगभग 1900 से 1918 का जो हिंदी रंगमंच है उसमें द्विवेदी युग का कोई विशेष योगदान नहीं रहा। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता व आदर्शवादिता ने अभिनय कला को चोट पहुंचाई और अभिनय के प्रति समाज के प्रबुद्ध वर्ग में एक नकारात्मक धारणा उत्पन्न हो गई थी। अब छायावाद युग के जो प्रमुख स्तंभ प्रसाद जी हैं, उनकी ख्याति नाटककार के रूप में भी है। उन्होंने अपने नाटकों में प्रगीतों के माध्यम से संवादों को साहित्यिक और परिवेश के अनुरूप बनाया, लेकिन प्रसाद तथा उनकी पीढ़ी के अन्य नाटककारों ने भी अपने नाटकों की रचना करते समय रंगमंचीय सुविधाओं की अनदेखी की। वास्तव में छायावाद युग जो है 1918 से 1938 में रंगमंच के विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि रंगमंच को जो उत्थान भारतेंदु युग में मिला वो द्विवेदी युग और छायावाद युग में उसको वो प्राप्त नहीं हो पाया। हिंदी रंगमंच को पुनर्जीवन देने में एकांकी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी में एकांकी नाटकों के प्रणयन के साथ ही हिंदी रंगमंच को पुनर्जीवन मिला। जैसे जैसे हिंदी एकांकी का विकास होता गया, वैसे वैसे हिंदी रंगमंच का भी विकास होता गया। क्योंकि बड़े नाटकों का रंगमंच पर प्रदर्शन बहुत लंबी प्रक्रिया थी, बहुत श्रम लगता था और उतना व्यवहारिक रूप से सब सुविधाएं जुटाना भी संभव नहीं होता था। इसलिए एकांकी नाटकों के प्रति जन रुचि बढ़ी और एकांकी के साथ ही हिंदी रंगमंच में नवीन तकनीकों का प्रयोग भी किया जाने लगा। जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के हिंदी रंगमंच को देखते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी रंगमंच में थोड़ी विविधता आनी शुरू हुई। रंगमंचीय कार्यों में देशी विदेशी तकनीक का प्रयोग भी बढ़ा और अब नाटकों का प्रणयन रंगमंच की सुविधा की दृष्टि से होने लगा है। अभिनय और दर्शक के बीच में दूरी कम होने लगी और कुशल जो रंगकर्मी थे उन्होंने स्वयं ही रंगमंच की दिशा भी तय करनी शुरू कर दी। इससे नाटककारों को रंग निर्देश की आवश्यकता ही नहीं रही। मतलब वो रंगमंच भी देख रहे थे रंगकर्मी और वो नाटक का निर्देशन भी कर रहे थे। तो इस तरह से हिंदी रंगमंच को नई दिशा देने में जन नाट्य संघ और पृथ्वी थिएटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये दो नाम हमें याद रखने चाहिए। जन नाट्य संघ की देश में प्रमुख नगरों में शाखाएं रही हैं और इन शाखाओं द्वारा अव्यावसायिक स्तर पर सुरुचिपूर्ण नाटकों का अभिनय किया गया है। इस संस्था ने अपने प्रगतिशील क्रियाकलापों से जन चेतना को जागृत करने में का सफल प्रयास किया। और पृथ्वी थिएटर्स की बात करें तो पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना पृथ्वीराज कपूर ने की थी। कपूर जी स्वयं अपने दल के साथ देश के प्रमुख नगरों में जाकर नाटकों का मंचन करते थे। पृथ्वी थिएटर्स ने रंगमंच संबंधी नित्य नए प्रयोग किए। उसने हिंदी नाटकों का विशेष रूप से मंचन किया। इस थिएटर ने भारतीयों को विदेशी रंगमंचों से भी, वहाँ की तकनीक से भी परिचय कराया। अब भारत सरकार ने भी रंगमंच की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की और अकादमी ने रंगमंच एवं नाटकों को जनता में लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। बहुत सफल प्रयास माना जा सकता है। अकादमी के माध्यम से युवक युवतियां स्वस्थ अभिनय कला की ओर तेजी से आकर्षित भी हुए। पिछले अगर 4-5 दशकों में देखें तो हिंदी रंगमंच से संबंधित बहुत नवीन प्रयोग हुए हैं। इसमें एक प्रयोग है खुला रंगमंच, जिसे हम कह सकते हैं ओपन एयर थिएटर। खुला रंगमंच से अभिप्राय है कि खुले मैदान में छोटे से चबूतरे पर, तख्त पर अभिनय किया जाता है। इस रंगमंच की स्थापना भी केंद्रीय सरकार ने की। इसमें विश्वविद्यालयी कलाकारों ने कलात्मक एकांकियों का बहुत सफल मंचन किया।
रामलीला, रासलीला, नौटंकी आदि खुले रंगमंच के तर्ज पर होते रहे हैं। और खुले रंगमंच में मुख्य पर्दे का काम जो है वो जल के रंग बिरंगे फव्वारों से लिया जाता था। फिर भी वह रंगमंच दृश्यों को मनोरंजक बनाने में उतना सफल नहीं हुआ, क्योंकि खुला रंगमंच जो है उस पर वह संभव नहीं था। रंगमंच से संबंधित दूसरा प्रयोग जो था वो था स्काई लाइन कंपोजिट सेटिंग स्टेज। अब ये क्या था, इस मंच पर प्राकृतिक दृश्य एवं सज्जा का सफल प्रदर्शन होता था। खुले रंगमंच की तरह इसमें भी कोई छत नहीं होती। रंगमंच काफ़ी बड़ा होता है जिस पर बड़े बड़े दृश्य दिखाए जाते हैं। इस रंगमंच में दृश्य परिवर्तन के समय एक बड़े पर्दे का प्रयोग किया जाता है। एक अन्य प्रकार का भी मंच होता है जिसे हम कहते हैं घुमावदार मंच, या कहना चाहिए इंग्लिश में कहें तो रिवॉल्विंग स्टेज। इस मंच का जो बेस है, जो आधार है, वो गोल होता है। और अन्य रंगमंचीय प्रयोग भी इसमें हुए हैं, जिसे हम एपिक थिएटर कह सकते हैं, अर्थहीन थिएटर भी है, एंटी थिएटर है, एब्सर्ड थिएटर है, क्रूएल थिएटर है। बहुत सारे इस तरह के प्रयोग जो हैं वो रंगमंच को लेकर किए गए हैं। और जब हम आज देखते हैं तो हिंदी रंगमंच जो है वो अपने नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। हालांकि सिनेमा ने, फिल्मों ने, नाटकों ने, टीवी ने, सोशल मीडिया ने उस जो लाइव रंगमंच की रोशनी को मध्यम किया है, लेकिन फिर भी जो थिएटर की संस्कृति है उसकी जो समृद्धता है वो कम नहीं हो सकती है। इसकी वृद्धि में शासन और रंगमंच रंगकर्मियों का भी योगदान है। और रंगमंच पर जो लाइव नाटक देखना है उसका जो अनुभव है, उसका जो रोमांच है, वो ना तो किसी फिल्म से मिल सकता है, ना किसी टीवी के शो से मिल सकता है। उसका अपना एक अलग अनुभव है। और जो सही अर्थों में कलाकार हैं वो आज भी उसकी कीमत को पहचानते हैं और उसके साथ में, थिएटर के साथ में वो जुड़कर ही अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज हमने देखा हिंदी रंगमंच अपनी प्रारंभिक अवस्था से लेकर कैसे कैसे आगे बढ़ा और कैसे उसने जो है वो पतन भी देखा और फिर उसका पुनरुदय हुआ, और फिर उसने किस तरह से नई तकनीक को और किस तरह से नए प्रयोग को अपनाया है। तो हिंदी रंगमंच और नाटक, ये दोनों भिन्न चीज़ें हैं, दोनों बहुत आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए एक ही मान लिया जाता है। तो अभी आज हमने जो है केवल रंगमंच पर बात की है, हिंदी रंगमंच पर। अगले वीडियो में हम हिंदी नाटक जो है उस पर बात करेंगे, उसके इतिहास पर बात करते हुए इसी चर्चा को आगे चलाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।